यहाँ पे हम ये आज डिस्कस करेंगे कि एक हाइपोथेसिस को मज़ीद आप किस तरह उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके एक्यूरेसी पे जो है ना वो हम किस तरह फोकस कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप पहले से क्या जानते हैं डिजीज़ के बारे में, उनके रिजर्वायर, उनका ट्रांसमिशन मोड, उनके डिफरेंट व्हीकल्स ट्रांसमिशन के, चाहे वो फूड है या कोई फोमाइड्स हैं, उनके डिफरेंट वेक्टर्स, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स उस डिजीज़ के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आपकी हाइपोथेसिस को स्ट्रेंथन बनाने में जो है ना बड़ा हेल्प देते हैं, कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन कड़ियों को आपस में मिला के कि ये रीज़न हो सकती है, जिससे आपका एक हाइपोथेसिस एक माइंड में एक मफरूज़ा बन जाता है जिसको आगे आप जो है ना वो उसको टेस्ट कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कि क्या जो मैं सोच रहा था वो एक्चुअली है भी या नहीं। अब उसके लिए ये है कि जितने भी लोग बीमार हैं आप उनकी इन डेप्थ इंटरव्यू करें, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करें, जिससे आपको उनकी डिफरेंट उस डिजीज़ के जो है ना वो रीजंस माइंड में आते रहेंगे कि ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है, वो आप डिफरेंट रीजंस तलाश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो लोग बीमार होंगे वो आपसे डिफरेंट अपने प्रैक्टिसेस के बारे में, उनकी अपनी लाइफ जो उनकी जिस तरह गुजारते हैं उसके बारे में, उनकी फूड प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताएंगे, और जिससे आप हाइपोथेसिस को वो मफरूज़े को इस तरह जो है ना वो डेवलप करेंगे कि उसको टेस्ट भी किया जाए। फॉर एग्जांपल आप सब कह रहे हैं कि हो सकता है कि जिस तरह लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि इजिप्ट में वो साल्टेड फिश से जो है ना वो बुजरिज्म की जो टॉक्सिन है वो उससे जो है ना वो एक फूड पॉइजनिंग और ये मसला हुआ था। तो आप उसको जो है ना वो टेस्ट करें, देख के डिफरेंट जो है ना वो एक सर्वेलेंस एक स्टडी जो है ना वो डेवलप करे कि जिससे सारे साल्ट के और उनकी चीज़ों को जो है ना वो आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या उनमें है भी या नहीं है। तो हाइपोथेसिस आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप लोग जो है ना वो टेस्ट कर सके, और जब एक मरतबा आप लोगों के पास हाइपोथेसिस डेवलप हो गया कि ये रीज़न हो सकती है इस डिजीज़ के लिए, तो जो हाइपोथेसिस आप डेवलप करें और जो इस वक्त करंटली आपके हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्रीज में जो केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनका डेटा भी ये शो कर रहा हो कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है वो उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, कि उधर हॉस्पिटल में या लेबॉर्ट्री से जो रिपोर्टें आती हैं वो डेटा कुछ कह रहे हैं और आपने हाइपोथेसिस कुछ बनाया हुआ है। तो वो जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है और जो आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, जो आपके जहन में जो ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो आप लोग आप समझ रहे हैं कि ये फ्ला रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो उस उन ऑब्जर्वेशन की एक वैलिडिटी उनकी जो है ना वो एक स्ट्रेंथ हो। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें जो है ना वो टीबी के चांसेस ज़्यादा हैं,
उनका लंग ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जितना एक्सपोजर होगा उतनी जो है ना वो इंसिडेंट्स होगा। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इतने स्ट्रांग हो कि वो नज़र आए कि वाकई जो है ना वो उसकी जो आपके हाइपोथेसिस था, जो आपके मफरूज़ा था, जो आप रीज़न बता रहे हैं, वो वाकई उसकी कोई वेटेज है। अब उसके लिए जब आप उसको टेस्ट करते हो उस हाइपोथेसिस के लिए, तो उसके लिए आप अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच ये है कि आप कंपैरिजन करें कि जो चीज़, जो फैक्ट्स ऑलरेडी फील्ड में, कम्युनिटी में हैं, उनकी आपस में कंपैरिजन करें। उन रिस्क फैक्टर्स की जो है, जो फील्ड में इस वक्त आप एज्यूम कर रहे हैं, उनकी एनालिटिकल एनालिसिस जो है ना वो आप करें। अब फॉर एग्जांपल कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो आप रीज़न सोच रहे होते हैं वो इतना स्ट्रांग होता है कि आपको उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर फॉर एग्जांपल 1991 में एक विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन जो है ना वो रिपोर्ट हो गई। तो जो कम्युनिटी था, तो एक लोकल डेयरी फार्म था जहाँ से उनकी जो है ना वो बाकायदा उनकी जब उनसे पूछा गया, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप जो लोग इन्फेक्ट हैं आप उनकी कम्युनिटी में जाएं, उनसे ग्रुप डिस्कशन करें, उनकी इन डेप्थ इंटरव्यू करें। तो जब उनकी इंटरव्यू की गई तो वो पता चला कि जो लोकल डेयरी फार्म है वो वहाँ से जो है ना वो सारे लोग वहाँ से मिल्क यूज़ करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस ये था कि एक वो डेयरी जो है ना वो इसका सोर्स है विटामिन डी के इंटॉक्सिकेशन का। दूसरा ये था कि जो मिल्क है वो विटामिन डी का जो है ना वो एक व्हीकल है, एक सोर्स है। और वहाँ पे जब उन्होंने उस डेयरी फार्म को विजिट किया तो पता चला कि जो रिकमेंडेड डोज था विटामिन डी का मिल्क में ऐड करने के लिए वो उससे कहीं ज़्यादा वो ऐड कर चुके थे। तो ये एक ऐसी जो है ना वो एक कभी कभार कुछ एविडेंस होते हैं कि आपको उसको मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब उसको जो डेयरी में उनको ऑटोमेटिकली ये अंदाज़ा हो गया उनसे जो है ना, जब ये रिस्पांस डेयरी फार्म से लिया गया तो उन्होंने ख़ुद कहा कि हमने जो है ना वो विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डोज है उनसे ज़्यादा जो है ना वो मिल्क में ऐड हुआ था। तो उसके बाद उसको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आप मिल्क में देखें कि विटामिन डी जो है ना वो है या नहीं है। तो कभी कभार आपके वो जो एविडेंस होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो जिसके लिए आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब आप क्लियर ना हो, जब आप क्लियर ना हो कि क्या रीज़न हो सकता है, तो इससे पहले भी हमने कोहार्ट और केस कंट्रोल स्टडी के बारे में, उनकी डिफिनीशन वगैरह के बारे में जो है ना वो डिस्कस किया था। तो जब कोई रेयर डिजीज़ हो या कोई लार्ज कम्युनिटी हो तो उसके लिए आप केस कंट्रोल स्टडी को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। कॉमन डिजीज़ हो और स्मॉल कम्युनिटी हो तो उसके लिए आप फिर कोहार्ट स्टडी को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। कंप्लीट पॉपुलेशन आपके एक्सेस में है तो कोहार्ट को प्रेफर करें। लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज
आपके पास अवेलेबल है तो आप केस कंट्रोल पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको हार्ट को जो है ना वो प्रेफर करें। और अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो फिर आप केस कंट्रोल स्टडी को जो है ना वो करें, कंडक्ट करें और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करें कि जो आप सोच रहे थे कि ये रीज़न हो सकता है इस डिजीज़ का, इस आउटब्रेक का, तो आपको वहाँ पे केस कंट्रोल में और इन चीज़ों में जो है ना इन स्टडीज़ को फॉलो करके आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका हाइपोथेसिस था, जो आप मफरूज़ा आप एज्यूम कर रहे थे कि ये रीज़न हो सकता है, वो इन स्टडीज़ के थ्रू जो है ना वो आपको क्लियर हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गैस्ट्रोएंट्राइटिस का एक केस कंट्रोल स्टडी है कि जिन्होंने एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे डिफरेंट जो हाइपोथेसिस था कि टोमेटो रीज़न हो सकता है, चिकन हो सकता है, एल्फाल्फा स्प्राउट्स जो है ना वो एक रीज़न हो सकता है। तो उनसे फिर जाके जो लोग बीमार थे और जो नहीं थे उनसे ये पूछा गया आपने इनमें कौन कौन सी चीज़ खाई है, कौन कौन सी चीज़ नहीं खाई। उनका एक आर्ट रेशो निकाला गया और उस आर्ट रेशो की बेस पे देखा गया कि जो अल्फाल्फा अल्फाल्फा जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोएंट्राइटिस का जो है ना वो एक सोर्स था आर्ट रेशो की बेस पे, क्योंकि उसका आर्ट रेशो 8.25, ये बाकी दो जो है ना वो 1 से कम आ रहे हैं। और भी इस तरह की जो है ना वो फैक्टर्स अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो है ना वो चेक किए जाते हैं, जिससे आप अपनी रिजल्ट्स को जो है ना वो कोरिलेट, उसकी कोरिलेशन में आपको जो है ना वो एक आसानी हो जाती है। उसमें डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टडी, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी, एंटोमोलॉजिकल स्टडी, कि फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजिकली आप एक आउटब्रेक के सोर्स को और उसके सस्पेक्ट जो सोर्स है उसके आम दरमियान एक रिलेशनशिप जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं आउटब्रेक का और सस्पेक्ट जो सोर्स है। फॉर एग्जांपल ये लेप्टोस्पायरा का एक आउटब्रेक था कि जिससे केटल का जब यूरिन सैंपल जो है ना वो कल्चर किया गया, या और इसके साथ जो वहाँ पे वाटर कैनाल्स थे, जो वाटर के चैनल थे, उनको जो है ना वो कल्चर किया गया। चिल्ड्रन से जो सैंपल्स दिए गए थे, जो ब्लड सेम से जो है ना वो लेप्टोस्पायरा जो है वो सीरोवार पमोना वो आइसोलेट हो गया और बच्चों में देखा गया कि उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ लेवल भी जो है ना वो डेवलप हुआ था। तो ये एक इन्वायरमेंटल सोर्स माइक्रोबायोलॉजिकली जो है ना वो आप एक आउटब्रेक का एक कंफर्म कर सकते हैं कि जिसमें आप डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो आप सिर्फ ह्यूमन पे जो है ना फिर फोकस नहीं करते, आपको डिफरेंट सराउंडिंग को भी चेक करनी होती है। एंटोमोलॉजिकल आप उसके डिफरेंट वेक्टर्स को जो है ना वो देखते हैं, उनको जो है ना वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वेक्टर हो सकता है। तो और भी बहुत सारे अपने हाइपोथेसिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आप एक डिफरेंट आपके माइंड में जो है ना वो क्वेश्चंस होने चाहिए और आपके माइंड में हो कि कौन से क्वेश्चंस आपके आंसर आप लोगों को मिले, कौन से नहीं मिले, कौन सी स्टडी जो है ना वो ज़्यादा सूट करेगी मेरी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो इन हाइपोथेसिस में आप डिफरेंट आपके माइंड में